हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने पिछले सेशन में द्विघात समीकरण शुरू किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्कैन कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जैसे पहले लेक्चर में कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डाल दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप अपनी समस्याएं आप बता सकते हैं डायरेक्टली। शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले क्या कल पढ़ा था पिछले सेशन में। तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण किस तरह का दिखता है। तो द्विघात सरण सरण नहीं द्विघात समीकरण का जो रूपरेखा है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहाँ पर ए जो होता है वो जीरो नहीं होता। टाइप समीकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। बेसिकली द्विघात बहुपद को आप जीरो से इक्वेट कर दो तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और सी जो होता है वो अचर पद होता है। अगर हम एग्जांपल लेकर बात करें, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो है। जहाँ जो ए है वो दो है, बी जो है वो तीन है, और सी जो है वो माइनस सिक्स है। साइन के साथ लिखना जरूरी है। ये ए बी सी निकालना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आप द्विघात सूत्र, और जब आपसे विवेचक पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, तब आप बता सकते हैं। तो हमने द्विघात सूत्र भी देखा था, रूट निकालने का, मूल निकालने का। वो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। ये हमारा द्विघात सूत्र था, जिससे हम रूट निकालते थे। एक्स का यहाँ तो दो मान आता था, एक बी के साथ प्लस के साथ और बी माइनस के साथ। तो ये हो गया द्विघात सूत्र हमारा, जो हमने कल इसको डिराइव भी किया था। आपको अगर याद होगा तो फिर में वर्क करके हमने डिराइव किया था इस पिछले सेशन में। रूट क्या होता था मैंने बताया था कि वैसा रूट क्या होता था, मूल वैसा चर का मान जिसको हम इक्वेशन में रखने पर जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दे, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस कर दे। सिंपली द्विघात बहुपद को जीरो कर दे। ये तो हुआ। हमने फिर एक गुणनखंड विधि से भी देखा था मूल निकालने के लिए। वो मैं आज फिर से एलिब्रेट करूंगा और अच्छे से गुणनखंड विधि आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे उसमें फंसते हैं गुणनखंड विधि में। तो उनके लिए मैं आज काम आसान कर दूंगा, देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जो बाकी टीचर आपको नहीं करते हैं। और ये था। फिर हमने विवेचक पढ़ा था, जिसको विविधतर भी बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसी को डी बोला जाता है, विवेचक बोला जाता है। अगर आपको यहाँ से डी निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? बी स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर नौ, फोर ए की जगह दो और बी की जगह सी की जगह माइनस सिक्स। तो नौ, चार दूनी आठ, छठ 48, नौ आठ 17 57, यहाँ हो जाएगा आपका बी विवेचक। इस तरह से आपको विवेचक निकालने का भी प्रश्न, बहुत आसान आसान प्रश्न आता है, वहां से आप निकाल सकते हो। अच्छा, आपने द्विघात बहुपद में मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ। अगर मैं अल्फा बीटा दो रूट मानता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपने देखा था माइनस बी बाई ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ये होता है। ये आपने द्विघात बहुपद में ऑलरेडी पढ़ चुका है। द्विघात बहुपद जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे उस समय आपने पढ़ा है इसको। तो ये था पिछले क्लासेस की बात है, और आगे हम पिछले क्लासेस की ही चीजें रिवाइज करेंगे, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि को आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, आसान क्वेश्चन पर। देखिए, मैं चार यहाँ पर मैंने क्या किया है, चार क्वेश्चन लिया है, और ये चार क्वेश्चन ही गुणनखंड विधि जो है उसका पूरा सारांश है, पूरा समरी आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। करना क्या है आपको? बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा इग्नोर करना है, और ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। ना हो तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर लो, को आवाज जो होगी वो सही से सुनाई देगी। थोड़ा सा मुश्किल है रिकॉर्ड करना, पर ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैंने क्या बताया कि ए और सी को गुना किया जाता है। यहाँ पर सी जो है 15 है, ए जो है 1 है, तो ए इंटू सी करोगे तो कोई फायदा है नहीं, 15 ही रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर एक हो तो ए सी गुना करने की जरूरत नहीं है, हम सी पे ही क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे।
यहाँ दो 2x² है, और अगर एक से ज्यादा हो, एक से कोई अलग x² का अगर कॉफिशिएंट हो तो हम ए सी करेंगे, ए इंटू सी करेंगे। तो यहाँ पर 15 है, तो इसी को हमको फैक्टराइज करना है। किस तरह से करना है? तो 15 का साइन क्या है? 15 का साइन है प्लस। तो आपको 15 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल पहले तो 15 है, और कहो कि गुणनफल 15 है और 15 का साइन प्लस है, प्लस 15 है। प्लस कब आता है? दो संख्या को गुणा करने पर प्लस कब आएगा? या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। जैसे अगर -4 गुने -2 करेंगे तो 8 आएगा, या फिर 4 गुने 2 करेंगे तो 8 आएगा। वही चीज है, या तो दोनों निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव, यही होना चाहिए। कहो कि हाँ, यही होना चाहिए। आपको तो पहले ये साइन समझ में आना चाहिए कि साइन क्या होगा। आप कहो कि या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो डिसाइड करेगा बी का साइन। बी का साइन क्या है? नेगेटिव है। बी का साइन नेगेटिव है। और बी क्या होता था कि ऐसे दो संख्याओं में सी को तोड़ना है, एडिशन पर बी की मान आना चाहिए, बी का मान आना चाहिए। ऐड करने पर -8 आना चाहिए। जब दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे, 4 + 2 करेंगे, तो कभी माइनस आने वाला है? कहो कि नहीं, माइनस नहीं आएगा। दो निगेटिव संख्याओं को ऐड करोगे तभी माइनस आएगा। कि बिल्कुल सही। तो हम दो निगेटिव संख्या को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपको समझ में आया कि अगर सी का मान पॉजिटिव है, सी का साइन पॉजिटिव है, तो या तो दोनों संख्या पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी। और अगर बी का मान निगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। 15 को हमको ऐसे तोड़ना है कि पहले तो गुना करने पर 15 है, तो जोड़ने पर -8 आना चाहिए। 3 × 15 आपको दिख रहा है कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन साइन दोनों का क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम इसको बता देंगे x²। 8x को हम लिखेंगे -3x और -5x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ से आप x कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब मैंने बोला है डिवीजन। x को x² में डिवाइड करोगे x आएगा, और 2x -3x में डिवाइड करोगे x से 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ से 5 कॉमन निकालोगे, यहाँ से x आएगा और यहाँ पर -3 आएगा बराबर 0। आपको x-3 कॉमन दिख रहा है दोनों तरफ से, x-3 इंटू x-5 बराबर 0 हो जाएगा। अगर रूट निकालना हो, x-3 बराबर 0 होगा, या फिर x-5 बराबर 0 होगा, x बराबर 3 होगा, या फिर x बराबर क्या होगा? 5 होगा। यही होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर x² का कुछ कोफिशिएंट है। अगर एक से ज्यादा कोफिशिएंट हो तो हम क्या करते हैं? a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए। फिर से 10 का साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है। दोनों संख्या या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी गुना करने वाली, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस साइन है। दो निगेटिव संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्लस तो आएगा नहीं, नहीं आएगा प्लस। ये दोनों पॉजिटिव होगा। 10 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों संख्या को गुना करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। आपको दिख रहा है 2 × 5, तो 5 कर लेंगे। 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। ये x के साथ रखना है, यहाँ x नहीं रखा जा रहा है क्योंकि हम बस आपको दिखा रहे हैं कि 10 को तोड़ना है। ठीक है। ये x 7x को आप तोड़ रहे हो तो 2x प्लस 5x करेंगे तभी 7x आएगा। यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x+1। और यहाँ से मैंने कुछ गलत किया? सॉरी, यहाँ 5 है, 7 नहीं है, 5 है। यहाँ 5 कॉमन निकालेंगे तो x+1 आएगा बराबर 0। अब दोनों तरफ से x+1 आपको दिख रहा है कॉमन, तो x+1 2x+5 को बराबर 0। तो या तो x+1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर -1 आपका आएगा, या फिर 2x+5 इक्वल 0 होगा। x बराबर जो आएगा वो -5/2 आएगा। यहाँ हो गया। अब इसमें आते हैं, प्लस वाला आपको समझ में आ गया। जो c का मान प्लस हो, c का जो साइन हो प्लस हो, तो या तो संख्याएं जो होगी तोड़ने पर फैक्टराइज करने पर दोनों प्लस होगी या तो दोनों माइनस होगी। वो डिसाइड कौन करेगा? बी का मान। अगर बी का साइन नेगेटिव हो तो दोनों संख्या नेगेटिव होगी। बी का मान अगर पॉजिटिव हो, साइन पॉजिटिव हो, तो दोनों संख्या पॉजिटिव होगी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें आता है। अब आप देख रहे हो कि सी का मान क्या है? निगेटिव है। दो संख्याओं का गुणनफल निगेटिव कब होता है? जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, यानी डिफरेंट साइन होगा। ये तो हम समझ में आया कि इसको तोड़ेंगे तो हमको डिफरेंट साइन आएगा, और डिफरेंट साइन आएगा यानी सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ऐसी दो संख्याओं लेना है जिसका गुणनफल -12 है और डिफरेंस उसका 1 है, -x यानी 1 है।
तो 12 को आप कर लो फैक्टराइज। 1 into 12 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 गुने 6 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 गुने 4 आएगा। दिख रहा है दोनों में डिफरेंस एक का, यहाँ दिख रहा है। अब इसमें भी देखना है कि किसको प्लस किसको माइनस रखना है। भाई यहाँ माइनस का साइन है, तो छोटा वाला में से बड़ा वाला को घटाएंगे तभी तो माइनस का साइन आएगा। 3 - 4 करेंगे तभी माइनस आएगा। 4 - 3 करेंगे तो -1 प्लस में आएगा। तो हमको क्या करना है, बड़ा वाला का साइन नेगेटिव रखना है, छोटा वाला का साइन पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ये सब समझनी है खुद से। टीचर सोचता है कि खुद से बच्चा समझ जाता है, पर नहीं समझता है, इसलिए मैंने इसको पूरा एलिब्रेट कर दिया है। आप बस घर जाकर एक दो बार देखना है, बस दिमाग में बैठ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर -4x प्लस 3x -12 बराबर 0। अब यहाँ से आपको x कॉमन दिख रहा है, x - 4। यहाँ से आपको -3 कॉमन दिख रहा है, x - 4। अब अगर यहाँ नहीं पता चल लगा ना कि क्या कॉमन है, तो इसके अनुसार दिखना x - 4 यहाँ रख देंगे और उसे गुना करने पे ही आना चाहिए। क्या गुना करेंगे कि ये आएगा, उल्टा रिवर्स प्रोसेस पे भी चल सकते हो, क्योंकि जनरली कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया। सेम चीज यहाँ पर माइनस का साइन है सी में माइनस है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर बी का मान पॉजिटिव है, यानी बड़ा वाला का साइन पॉजिटिव होगा, छोटा वाला का साइन निगेटिव होगा। जो कि 12 को ही करना है, तो यहाँ पर अभी हम लोग किए हैं 4x - 3x। यहाँ देखिए, यहाँ -4x था, यहाँ +4x मैंने किया। देखिए हमको घट डिफरेंस +1 चाहिए, यहाँ पर -1 चाहिए था। x × x + 4 -3 × x + 4 बराबर 0। x + 4 × x - 3 इक्वल 0। यही आपका फैक्टराइज हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत बहुत जो होता है ना, ट्रिक बता देते हैं कि लो लो बेटा एक ट्रिक ले लो, कि अगर सी साइन जो है, सी का साइन पॉजिटिव हो और बी का साइन नेगेटिव हो, तो जो फैक्टराइज करने पर दोनों संख्या आएगा वो आप निगेटिव निगेटिव ले लेना। वही सी का साइन पॉजिटिव हो और बी का साइन जो हो वो पॉजिटिव हो, तो दोनों फैक्टराइजर जो फैक्टर लेगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेना। सी का साइन अगर निगेटिव हो और बी का साइन जो हो तो क्या हो, बी का साइन अगर निगेटिव हो तो बड़ा वाला को, ग्रेटर वैल्यू को निगेटिव ले लेना और स्मॉलर वैल्यू को पॉजिटिव ले लेना। और अगर सी का साइन निगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, तो अपनी ग्रेटर वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, स्मॉलर वैल्यू को निगेटिव लेना है। ये बच्चा ट्रिक बताते हैं, बताओ ये याद करने वाली चीज है? मैंने वो को ट्रिक के रूप में लिख दिया, इसमें कोई याद करने वाली चीज है? ये समझने वाली चीज है। मैंने यहाँ आपको समझा दिया। आपको अगर याद नहीं रखना है तो आप याद रख लो, कोई ज़्यादा बहुत फायदा नहीं है। ठीक है, अगर याद ही रखना है तो ये याद रखो, सी का साइन अगर पॉजिटिव हो तो या तो दोनों निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव होगा। अगर सी का साइन निगेटिव हो तो डिफरेंट साइन होगा। तो वो किस तरह से होगा वो आपने डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो मैंने गुणनखंड विधि आपको क्लियर कट में बता दिया। मैंने कल वर्ग पूर्ण करके भी बताया था, मतलब पिछले सेकंड में। तो मैं एक क्वेश्चन को लेकर मैं उसका भी काम कर ही देता हूँ। दूसरा जो मेथड है फैक्टराइज रूट निकालने का, जो मेथड नंबर 2 है, वर्ग पूर्ण करके, x² - 8x प्लस कितना है 15, प्लस 15 बराबर 0 है। आप देख लो वर्ग पूर्ण करके भी आप कैसे बना सकते हो। देखो वर्ग पूर्ण करने के लिए मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी के या फिर ए माइनस बी को होल स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करो। यहाँ तो एक्स स्क्वायर आता है, ए का स्क्वायर है, फिर क्या आता है 2ab। टू, यहाँ से 2 निकाल लिया तो 4 × x दिख रहा है, ए की जगह तो x दिख रहा है, ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बी की जगह हम रख सकते हैं 4 का स्क्वायर, हमको बी दिख रहा है। a² -2ab प्लस b² दिख रहा है, लेकिन ये आया कहाँ से पता नहीं। तो हमको इसको घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हम खुद से डाले हैं। इसको हम घटा दिए, 15 पहले से था, हम इसको 0 कर दिए। अभी हमको दिखा x - 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारा दिखा -16 प्लस 15 बराबर 0। x - 4 का होल स्क्वायर, -1 आएगा तो +1 इधर कर दिए। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे, x - 4 बराबर +1 और -1 आएगा, तो एक बार +1 कर लीजिए और एक बार -1 कर लीजिए। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3। और अगर आप पीछे जाकर देखो तो मेरा 5 और 3 ही आया, देखिए 3 और 5 आया था, यहाँ भी वही आया। तो ये आपको, ये आप वर्ग पूर्ण करके बना सकते हो ऐसे। हाँ, हाँ। मेथड नंबर तीसरा, द्विघात सूत्र।
देखो मैंने तीनों मेथड आपको बताया है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन तो यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। आप यहाँ से ए बराबर क्या है 1, बी बराबर यानी एक्स का कोफिशिएंट -8 और सी बराबर यानी अचर पद यानी 15। हमारा सूत्र क्या था, मैंने सूत्र बोला है कि बार बार लिखने से तो याद हो जाएगा, नहीं भी याद हो रहा है तो बार बार क्वेश्चन करने से आपको याद हो जाएगा। वो था एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2 है, यही था। बी की जगह देखो माइनस ये अलग से है, ये बी की जगह -8 है तो इसको -8 अलग लिखना है, ये नहीं कि एटीएम में कोलिब्रेट कर देना कहना कि आंसर नहीं आ रहा है। -8 का स्क्वायर 4 1 और सी 15 बाई 2 इंटू ए यानी 1। एक मिनट में तेरी धोखा दे रहा हूँ। ये -8, ये +8 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर ये 8 का स्क्वायर 64 और 15 चौको 60 और 2 इंटू 1 2। ये आपको दिख रहा है 8 प्लस माइनस 64 में से 60 गया 4/2। अब आपको दिख रहा है 8 प्लस माइनस 2/2, ये दिख रहा है। अब आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। एक बार प्लस कर लो 8 प्लस 2/2 और एक बार माइनस कर लो 8 माइनस 2/2। ये 10/5, 10/2 आ रहा है 5 और ये 6/2 आ रहा है 3। वही आंसर आ रहा है एक्स के बराबर 5 और 3। इससे भी आया, इससे भी आया, फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैंने बताया। मैंने तीनों मेथड आपको बता दिया, जिससे मन है उससे बात करो, बात करो यानी सॉल्व करो। मैं पहला रिकमेंडेशन ये देता हूँ, अगर आपको सही से ए बी सी दिख रहा है सीधा सीधी, तो आप ये लगाओ और आराम से आंसर पाओ। ठीक है, ये आसान है, कोई नंबर नहीं काटेगा। दूसरा, अगर फैक्टराइजेशन अच्छे से दिख रहा है तो आप जाओ फैक्टराइजेशन मेथड पर। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये जो मेथड अगर कहे नहीं जबरदस्ती की वर्ग पूर्ण करके ही बना है, तब तक इसका जरूरत नहीं है। आप दो मेथड लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ, मैं इसका प्रेफर ज्यादा मानता हूँ क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाता है बच्चे को। बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। जी मास्टर, ये देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इस समीकरण में क्या करना है कि x बराबर 1/2 और x बराबर 3/2 का मूल है या नहीं, रूट है या नहीं। मैंने क्या बताया था कि रूट है होगा कब, जब चर का मान समीकरण को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो मेरा समीकरण क्या है, मेरा समीकरण है 2x² -5x + 3 बराबर 0। हम अगर x बराबर 1/2 पुट करें तो LHS मेरा क्या होगा, LHS x बराबर 1/2 पर क्या होगा, x बराबर 1/2 इसको पुट करें, एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, 5x यानी 5 इंटू 1/2 प्लस 3 कितना आ रहा है, 2 × 1/4 -5/2 प्लस 3, इसको कर लो 2, 1/2 -5/2 +3, फिर -4/2 यानी -2 प्लस 3 यानी 1 आ रहा है, जो कि RHS के बराबर नहीं है क्योंकि RHS हमारा क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह से x बराबर 3/2 आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। है या नहीं है आपको लास्ट में आंसर लिख देना। अभी कुछ हल करने वाला क्वेश्चन है, जो रूट निकालने वाला है, हम लोग निकाल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को। छोटा सा टॉपिक है आज। ऐसे में क्या करना है आपको, जब भी फ्रैक्शन में देकर कोशिश करो आप उसको एलसीएम लेकर काम खत्म करो। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम ले लोगे, ये 16x² आ जाएगा। वही ले लेते हैं 8 एलसीएम, 16x² -8x -8x प्लस 1 बराबर 0। 8 को इधर भेजिएगा तो गुना में 0 हो जाएगा, तो 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको ए बराबर दिख रहा है 16, बी बराबर दिख रहा है -8 और सी बराबर दिख रहा है 1। आप इसको इजीली कर सकते हो। एक्स बराबर क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2 है। बार बार करोगे याद होगा। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको लेते हैं। क्या है, ए बराबर 16 है, बी बराबर -8 है और सी बराबर क्या है 1 है, 1 है।
एक्स बराबर, फिर से मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी क्या कर रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। माइनस बी यानी माइनस इंटू माइनस का 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 16 और सी की जगह 1 बाई 2 इंटू 16। ये प्लस 8 माइनस, ये दिख रहा है 64 माइनस 64 बटा 32, ये तो जीरो हो गया, तो दो का आंसर तो आएगा, एक आएगा 8, सॉरी यहाँ लिख दो, एक्स बराबर 8 प्लस 0/32 और एक आएगा 8 माइनस 0/32। आपको कि दोनों का तो आंसर सेम ही आ रहा है, 1/4। हाँ आ रहा है दोनों का सेम, तो यही आंसर होगा 1/4, 1/4, ठीक है। दो आएगा ये कुछ नहीं, x-1/4 का होल स्क्वायर होगा और क्या, इसलिए ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, डू डू इट बाय योरसेल्फ, हो जाएगा आसानी से। आपको जिस तरह से करना है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है कर लो, मैं फैक्टराइजेशन से कर ही देता हूँ, अगर इतना समस्या है तो बताओ। मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ, आप द्विघात सूत्र से कर लेना। ए सी यहाँ पर क्या है, 100 × 1 100 है, 100 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने पर माइनस लिखा है, देखो प्लस है साइन, तो प्लस का साइन यानी दोनों निगेटिव होगा, तो 100 का क्या करेंगे, 1 × 100 तो होगा नहीं, 2 × 50 होगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 × 25, 5 से 20 बचे 100, 100 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 10 से कटेगा, 10 × 10, तो आपको दिख रहा है 20, 100 x² -10 x -10 x +1 बराबर 0। बहुत लोग कहें कि इस टीचर को इतना करना पड़ रहा है, भाई हाँ करना पड़ रहा है, तो आपको समझाना है हमें। 10 x, 10 x -1 10 x -1 बराबर 0, तो आप देख रहे हो 10 x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, यानी 1/10 x -1 बराबर 0, और फिर भी 10 x -1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1/10 आ रहा है, और यहाँ से भी x बराबर क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो ये आसान है, होल स्क्वायर आएगा तो एक ही चीज दो बार आता है आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसका दो हल होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अभी आप कर लेना खुद से, अब इस चालू है द्विघात सूत्र फैक्टराइजेशन, जो आपको करने का मन है वो कर लेना। ये देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखोगे जो शायद पहली बार देखकर डर जाओ, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि अगली बार से अगर क्वेश्चन हो तो डरोगे नहीं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ x² -5x है, इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो आप कहो अगर इसको तोड़ेंगे तो एक्स का पावर 4 चला जाएगा, तो हम किसी घात कर रहे हैं, ये 4 घात वाला कैसे बने? तो इसका इलाज है भाई, इसका इलाज क्या है, आप देख रहे हो कि दो जगह x² -5x दिख रहा है, दिख रहा है, तो अगर हम इसको कुछ मान लेते तो मतलब ये है, तो हम इसको किसी और के टर्म में मान लेते हैं, माना कि x² -5x बराबर वाई, ये वाई मान लिए, अब इसको रख दिए, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, -7y हो गया, +6 बराबर 0 हो गया। अब वाई को तो तोड़ सकते हो ना, y² माइनस क्या, x माइनस 6, एक्स का आधा था इसलिए एक्स लिखा रहा है, 6y -y +6 बराबर 0, फैक्टराइज कर लो, y-6 -1 कॉमन लो तो y-6 बराबर 0, यहाँ भी y-6, यहाँ भी y-1 बराबर 0, एक बार वो y बराबर 6 आ रहा है और एक बार y बराबर 1 आ रहा है, लेकिन ये y का मान आया है, हमको x का मान निकालना है, और x बोल रहा है कि एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, x का मान निकालना है, तो हम माने क्या थे, y के बराबर x² -5x बराबर y था, तो एक बार क्या करना है, 6 रखना है, और एक बार क्या करना है, 1 रखना है, इसके लिए अब सोल्व कर लेंगे। अभी आपका काम है सोल्व करना, कर लो भाई, ठीक है, जो वास्तविक आ जाए कर लेंगे, उसका मान निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा कौन वास्तविक आएगा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक द्विघात सूत्र भी लगा लो, ज्यादा सही रहेगा, द्विघात सूत्र लगा लो, x का मान 4 को आएगा, देख लेना कौन वास्तविक है कौन नहीं वास्तविक है, यहाँ से 2 यहाँ से 2 आएगा,
अब देखिए, द्विघात समीकरण में जो रूट होता है, इसका नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रूट मतलब मारपीट करने वाला है कि हल्ला गुदार करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो वास्तविक है या समान है, असमान है, कैसा दिखता है, अवास्तविक है, इस तरह का। इसमें देखो, पहले तो रूट का जो फॉर्मूला आपको पता है वो लिखो, क्योंकि आप समझोगे वहीं से। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी भी बोलते हो, विवेचक भी बोलते हैं हम इसको। अच्छा, एक बार बताओ, ये माइनस बी क्या है? ए बी सी क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। माइनस बी और 2a से तो कोई उनको समस्या है नहीं, ये रूट के अंदर से वाला से समस्या हो सकता है। क्योंकि कैसे समस्या हो सकता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac घटाने हटाने पर तो रूट वास्तविक संख्या ही आएगा ना। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वास्तविक संख्या ही आएगा। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा वास्तविक संख्या है, ये जरूरी नहीं। तो अभी कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम केस वन देखते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, जीरो के बराबर हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac हो, या आप इसलिए भी कह सकते हो डी बराबर जीरो हो। तो अगर आप जीरो रखोगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ जीरो रख दिए, बी स्क्वायर 4ac की जगह। तो जीरो का रूट तो जीरो ही होता है, तो यहाँ से आपको दो फिर है, बी माइनस टू बाई ए और बी माइनस टू बाई ए ही दिखेगा। तो क्या रूट आपको आ रहा है? बी भी वास्तविक संख्या, ए भी वास्तविक संख्या है, तो माइनस बी बाई टू ए भी वास्तविक संख्या ही होगा। तो आपको दिख रहा है कि रूट जो होगा, मूल जो होगा, वो वास्तविक होगा। मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। और क्या होगा? दोनों इक्वल है तो समान होगा। पहला केस तो ये है, मूल वास्तविक और समान आएगा कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। देखते चलना है। और दूसरा कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हो वो ग्रेटर देन जीरो हो, तो कि मतलब ये है कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव संख्या हो, तो या तो रूट के बाहर आएगा या रूट के अंदर ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है? अगर हम चार रखते हैं तो ये बाहर आएगा दो के साथ। अगर ये छह रखते हैं तो ये छह ही रहेगा। अगर हम इसके जगह आठ रखते हैं तो ये दो रूट दो आएगा। यानी या तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, यानी परिमेय संख्या बन जाएगा, या फिर इरेशनल रहेगा, जहाँ ऐसे है, यानी अपरिमेय संख्या रहेगा। पर रहेगा तो वास्तविक ही ना। अपरिमेय और परिमेय दोनों तो मिलकर वास्तविक ही बनाते हैं, यानी वास्तविक ही रहेगा। तो बहुत बच्चा को कंफ्यूजन ये है कि रूट फोर को हम प्लस माइनस टू लिख सकते हैं। नहीं, आप चार का जब स्क्वायर, सॉरी, तो दो का स्क्वायर चार है और माइनस टू का भी स्क्वायर चार है, तो ये क्यों नहीं होता है? भाई, रूट के अंदर पॉजिटिव निगेटिव संख्या का बात नहीं होता है, ठीक है? रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकती है। तो क्यों होता है इसके बारे में हम लोग इसको भी बात करेंगे, लेकिन ये नहीं समझना, रूट फोर लिखा हुआ है यानी सिर्फ प्लस टू है। समझ में आया? दो का स्क्वायर लिखा रहता तो वहां पर माइनस टू प्लस टू आ सकता था। ठीक है। ये आएगा या तो रेशनल नंबर आएगा, या तो इरेशनल नंबर आएगा, यानी वास्तविक ही आएगा। और जरूरी नहीं दोनों समान नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग संख्याएं घट रही है। तो यहाँ से जो मूल आएगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी अगर सिर्फ वास्तविक बोले तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बराबर और बड़ा कर सकते हो जीरो से, ठीक है। लेकिन अगर समान बोले तो फिर आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बराबर ही करना पड़ेगा जीरो के। अब केस तीसरा देखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हो वो निगेटिव हो जाए, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? निगेटिव संख्या आ जाएगी। रूट के अंदर निगेटिव कभी पढ़े हो अभी तक? रूट अंडर माइनस फोर पढ़े हो? हाँ मास्टर, दो होता है, हमारे में तरबराट से नहीं होता है दो। माइनस दो नहीं होता है।
रूट के अंदर नेगेटिव हम पढ़े ही नहीं है। ये पढ़ना है। ये होता है 2 आयोटा, ये होता है 4 आयोटा। ये पढ़ना है। आई आता है, आयोटा आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, अकाल्पनिक नंबर आता है। जो आपको अभी नहीं पढ़ना, ये सब 11th में पढ़ना है। यानी ये अवास्तविक आता है, काल्पनिक आता है, वास्तविक नहीं आता है। जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये 3 कंडीशन याद रखना है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक और मान आएगा, इक्वल आएगा दोनों रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी पॉजिटिव आ जाएगा तो वास्तविक मूल तो होगा लेकिन असमान होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो से कम हो जाए यानी निगेटिव हो जाए तो क्या आएगा? मूल काल्पनिक आएगा, वास्तविक नहीं आएगा। ठीक है, बस उसको इसी टेबल पर रख देना है। डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर सी। बी स्क्वायर माइनस फोर सी जो हो वो जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो के बराबर पहले कर लेते हैं। इस कलम से शायद दिख नहीं रहा होगा, लाल दिखेगा शायद। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो? जीरो के बराबर हो। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो। तो नेचर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वास्तविक और समान। वास्तविक और समान रूप होंगे। यहाँ जो आएगा वो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। वास्तविक और असमान रूप होंगे। और यहाँ जो होगा वो अवास्तविक आएगा। रूट जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे या फिर काल्पनिक कह लो। मतलब सिंपल भाषा में वास्तविक तो नहीं होंगे। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर तो वैल्यू -b/2a और -b/2a ही आएगा। यहाँ पर वही -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू आएगा। मैटर करता है कि -b प्लस बी सी क्या है। ठीक है, आई होप नेचर समझ में आया होगा रूट्स का। नहीं समझ में आया होगा एक बार और आप रिकैप करके देख लेना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। तीन ही कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो और बड़ा हो या छोटा हो। जीरो और बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होंगे, और छोटा रहेगा तो निगेटिव रहेगा। हाँ, निगेटिव रहेगा तो अवास्तविक होंगे। अगर बराबर रहा तो दोनों समान रहेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए मूल वास्तविक है? पहले तो ये पी का मान निकालना है जिसके लिए इस समीकरण का मूल क्या हो? वास्तविक हो। तो मूल वास्तविक के लिए हमको क्या करना है? दिया हुआ है कि मूल वास्तविक है तो मूल वास्तविक के लिए जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर भी तो समान और मूल वास्तविक में होता है। यानी हमको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या करना है? जीरो के बड़ा और बराबर रखना है। बी क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस फोर। ए की जगह क्या है? पी। सी की जगह क्या है? 2। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये 4 होगा। ये -8p हो जाएगा। आप क्या कर लो, 8p को उधर भेज दो तो 4 और 8p। 8 को अब इधर भेज दो, 4/8 लेस देन इक्वल टू p हो जाएगा। यानी पी की तरफ मुंह बंद है तो पी की तरफ मुंह बंद रहेगा, और ये 4/8 1/2 हो जाएगा। यानी पी जो होगा वो 1/2 से बड़ा या बराबर होगा। तो जाकर मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। तो पी का मान यही आएगा, 1/2, 1/2 से बड़ा बराबर। और इसमें की जांच करने की मूल वास्तविक है या नहीं है। तो भाई उसके लिए आपको बी स्क्वायर माइनस फोर सी देखना है। यहाँ ए क्या है? 3। बी क्या है? 2। और सी क्या है? -1। तो आप सिंपली क्या कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देख लो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी क्या है? 2 का स्क्वायर, 4। ए की जगह 3 और सी की जगह -1। ये 4 चरती है 12 और प्लस हो जाएगा 12, 16। क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है तो मूल क्या है? वास्तविक है। मूल क्या है? वास्तविक है। सेम चीज यहाँ पर भी, ए बराबर 1 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर क्या है? 4 है। तो यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस फोर से चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और ए की जगह 1 और सी की जगह 4। तो ये 16 -16 बराबर जीरो है। यहाँ भी क्या है? मूल वास्तविक है। समान भी होगा क्योंकि जीरो है।
लेकिन जीरो है तो वास्तविक तो होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा। तो ये मूल जांच करने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें भी यही है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करें, अगर वास्तविक है तो मूल निकाल लो। मूल की प्रकृति तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर सी से ज्ञात कर लोगे, और मूल निकाल लोगे आप द्विघात सूत्र से। एक मैं फिर भी कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर सी यहाँ से क्या आएगा, वो आएगा, बी क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, फोर ए की जगह 2 है, सी की जगह 5 है, फिर 9 आ गया, और ये 4 दूनी 8 बचे 40। ये -31 आ रहा है, चूंकि लेस देन जीरो है तो मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ तो मूल वास्तविक नहीं है तो मूल निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देख लें, देख लेते हैं, या फिर ये एच डब्ल्यू ले लो, आपको चेक करना है उसके बाद निकाल लेना है, ठीक है, वास्तविक से आप निकाल लेना। ये बोल रहा है कि के का मान निकालिए जिसके लिए दोनों मूल क्या हो, वास्तविक और समान हो। तो वास्तविक और समान के लिए क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, मूल वास्तविक और समान है तो बी की जगह के स्क्वायर, फोर ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर जीरो, के स्क्वायर, 4 दूनी 8, -24, तो इधर +24 हो जाएगा, तो के आ जाएगा रूट अंडर, सॉरी के स्क्वायर है ना, हाँ रूट अंडर 24 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, 24 प्लस माइनस दोनों होगा क्योंकि के स्क्वायर है, तो यहाँ पर आएगा प्लस टू रूट कितना 6, -2 रूट 6, सही है गलत है, क्या मैं कर रहा हूँ, पता को 24, हाँ ठीक है, यही आएगा, ठीक है, के का मान 2 आया। तो इस तरह से आप, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, फिर उसके मूल के बारे में देखा कि मूल किस तरह से निकलते हैं। हमने 3 विधि देखा है एक्चुअली। पहला विधि जो था वो था गुणनखंड विधि से, दूसरा था वर्ग पूर्ण करके, और तीसरा था द्विघात से। इसको याद रखना है, त्रिधारा चार्य नियम भी बोलते हैं द्विघात को। फिर हमने मूल के जो नेचर था, प्रकृति था, कि मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर कब होंगे, उसको देखा। और उसको मैंने कुछ फुल्का क्वेश्चन कराया आपको, इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे किताब में, आप देख लेना किताब खोलकर, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा क्वेश्चन। हार्ड मिलेगा इक्का दुक्का, आप उसको पढ़े हुए रहोगे, समझे हुए रहोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। तो अब इस चैप्टर में एक ही चीज बचता है, वो है इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम जरूरी है करना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज वर्ड प्रॉब्लम कर ही लिया जाए, जिससे इस चैप्टर जो हो वो खत्म हो जाए। तो वर्ड प्रॉब्लम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में करना क्या है, उसको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन बन रहा है उस कंडीशन को बस एज इट इज लिख देना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका समीकरण बनेगा। समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, जिस तरह से आपको अगर याद होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्या है, इसका योग क्या है 15 है। तो पहले तो हमें संख्या मानना पड़ेगा, और उनके व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, का योग इतना है, तो पहले तो हमको संख्या मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि संख्या एक्स और वाई है। माना कि, ओह माय गॉड, संख्याएं एक्स और वाई है। और क्या बोल रहा है प्रश्न से, कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो क्या है 15 है। एक मिनट, अगर हम एक्स और वाई मानेंगे, इसमें दो संख्या दिया है, तो क्योंकि हम देखो, एक बात है कि इसमें लगने के लिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण भी लग जाएंगे, बट वो करना नहीं है, ठीक है। हम इसको हम लोग कुछ और मानेंगे। एक संख्या मान लो कि एक्स है, क्यों मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बस एक मिनट दो, क्योंकि हम लोग द्विघात सोल्व कर रहे हैं तो द्विघात से ही हम इसको करेंगे, द्विघात समीकरण से। माना कि एक संख्या एक्स है, मैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरफ जा रहा था। माना कि एक संख्या
एक्स है, तो अगर एक संख्या एक्स है तो दो संख्याओं का जब 15 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 15 - एक्स हो जाएगा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, 15 आएगा। ठीक है, जैसे दो संख्याओं का योग 8 है, एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होता है? 5 होता है। 5 कैसे निकलता है? 8 में से 3 घटता है, इसी तरह से। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, दोनों का व्युत्क्रम का जो योग है वो 3/10 है। एक्स का जो व्युत्क्रम 1/x होगा, और 15/x का व्युत्क्रम 15 1/15 - x होगा, और ये 3/10 है। ये किया है। अब इसको हम लोग द्विघात बनाएंगे। यहाँ से x और इंटू 15 - x क्या आएगा? एलसीएम आएगा, और ऊपर जाएगा 15 - x प्लस एक्स बराबर 3/10। यहाँ से -x+x गया, तो ये बच रहा है ऊपर 15, नीचे आ रहा है 15x - x² बराबर 3/10। इसको और छोटा कर सकते हो, ये 3 से काट सकते हो, 5 आ जाएगा। मैं जगह है नहीं है जगह, तो यहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 10 × 5 = 50, और 15 - x², 15x - x²। अब x² को थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं, तो x² -15x/50 बराबर 0। यही हमारा समीकरण बन गया। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है x² -15x + 50 बराबर 0। अब आपको वही गुणनखंड विधि करना है तो कीजिए, नहीं तो द्विघात सूत्र से निकाल लीजिए, आपको जिसको मतलब है उससे निकाल लो। +50 लिखा हुआ है, यानी दोनों संख्या या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि -15 है तो दोनों निगेटिव होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब होगा कैसे? तो 10 और 5 मुझे दिख रहा है, x²। अब आपको भी दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीका पर आप चलिए तो दिखने लगेगा। 50, एक्स कॉमन निकालेंगे तो x - 10, -5 कॉमन निकालेंगे तो x - 10 बराबर 0। x - 10 इंटू x - 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 10 आ रहा है, और x बराबर 5 आ रहा है, और यही दो संख्याएं हैं। 10 और 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। जो अभी संख्याएं होगी वो क्या होगी? 10 और 5 होगी। लास्ट में लिख देना है। अब ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब पहले तो दो संख्या है, ठीक है? और दोनों का वर्ग का अंतर जो है वो 180 है। खतरनाक है। वो बोल रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या की 8 गुनी है। कैसे करेंगे बताइए? देखिए, तरीका बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि तरीका एक है, बट करना आपको है। आप भी सोचना शुरू कीजिए, मैं तो सोच के बता दूंगा कि हाँ भाई, एक को मान लो एक्स, एक को मान लो ये, और दूसरों को ये कर लो। भाई वैसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। आपको खुद से भी करना है, तो आप एक बार सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो। सोच लिया? नहीं सोच रहे हैं? सोचिए। देखो, काम करते हैं, यहाँ पर आप दो संख्याएं मान लो, सॉरी, क्यों मान लो? क्योंकि मेरे दिमाग में दिख रहा है मैट्रिक प्रतिस्थापन। माना कि दो संख्याएं जो है, दो संख्याएं एक्स और वाई है। मान लेते हैं यहाँ पर कि जो एक्स है वो बड़ा है वाई से। कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी x² -y² बराबर 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी y² जो है बड़ी संख्या की 8 गुनी है, यानी 8x है। मैंने बड़ा x को माना है तो इस तरह से ये तो हो सकता है। अगर आप आप देखो, अगर इस y² को हम यहाँ पर पुट कर दे तो, मतलब
वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दे तो आपको द्विघात समीकरण बनते हुए दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो आपको जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बना लो। मुझे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x बराबर माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से आएगा x माइनस 18 और x माइनस 10, सॉरी x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर 18 और x बराबर माइनस 10। अब y का मान निकाल लो x की जगह रखने पर। y का मान निकाल लो, इसमें से एक नहीं होगा मान। जैसे अगर वाई स्क्वायर बराबर 8x है तो एक रख लेते हैं हम लोग, 8 × 18 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 144। तो वाई आएगा प्लस माइनस 12, ये तो हो गया ठीक। अब वाई बराबर एक बार वाई स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे माइनस 10 रखेंगे, तो माइनस 80 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होगा वो माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आंसर हमारा यही आएगा एक्स बराबर 18 और वाई बराबर प्लस माइनस 12 होगा। एक आंसर आएगा 18 12 और एक आंसर आएगा 18 - 12। किसी ये दोनों जोड़ा में से कोई भी आंसर हो सकता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आपको मानना पड़ेगा दो संख्या है, लेकिन कर लो। तो बोला है कि दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का गुणनफल 35 है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है, संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो इस बात बताओ, दो संख्याओं का मानना है, दो अंकों की संख्या है, तो इसके लिए यूनिट डिजिट और क्या बेस डिजिट मानना ही पड़ेगा ना, इकाई स्थान और माइनस या अंक। उसके लिए हमें दो संख्याएं मानने की जरूरत है, दो वेरिएबल। मान लेते हैं कि दहाई अंक क्या है वो x है और इकाई अंक क्या है y है। दो अंकों की संख्या है तो माना कि दहाई अंक और इकाई अंक क्या है, क्रमशः x और y है। x और y है। और जो बोल रहा है वो बची, तो अंक क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो नंबर, सॉरी अंक नहीं संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये कैसे होता है आपको पता है, मैंने बताया है। तो बोला कि संख्याओं का गुणनफल 35 है, संख्याओं के अंकों का गुणनफल 35 है, यानी क्वेश्चन के अनुसार एक्स वाई बराबर 35 दिया हुआ है प्रश्न से। और ये भी बोला है कि संख्या में 18 जोड़ा जाता है, यानी 10x प्लस वाई में 18 अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या का अंक पलट जाते हैं, यानी ये पलट जाते हैं, तो ये 10y प्लस एक्स हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी में भी आप इस बात को देख लो, किसी में बोले जैसे 35 में कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, ये 53 हो जाएगा। फिर अंक पलट रहा है ना, 35 53, उसी तरह से शायद आंसर ही कहीं ना 35 और 53 हो रहा है। तो ये अंक पलट जाने पर ये हो जाएगा। ये कुछ दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है यहाँ से कि 9x, ये x उधर चला जाएगा, -9y प्लस 18 बराबर 0। 9 अगर कॉमन ले लो तो x माइनस वाई प्लस 9 बराबर, सॉरी प्लस 2 बराबर 0। लेकिन आपको द्विघात सोल्व करना है, तो यहाँ से y बराबर कर लो 35/x और इसको यहाँ रख दो, x माइनस 35/x
प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये अगर एक्स एलसीएम ले लोगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो x माइनस 5 और x प्लस 5 7 आएगा बराबर 0। तो x का मान आएगा 5 और माइनस 7। अब चूंकि हमको दहाई और इकाई अंक मानना है, तो इकाई और दहाई अंक दोनों पॉजिटिव ही संख्या माना जाता है। ठीक है, कोई भी -153 लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहता है। तो x जो होगा वो निगेटिव वाला संख्या जो होगा वो क्या होगा, ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो x बराबर 5 होगा तो y बराबर अब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस यही हो गया। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब ये देखिए, बोल रहा है कि किसी आयताकार मैदान का कर्ण छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, लंबी भुजा छोटी भुजा से 3 मीटर अधिक है। ये तो ये आयतकार आयतकार नहीं होगा भाई, आयताकार नहीं होगा, सॉरी, ये आयताकार नहीं होगा, क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। तभी तो कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिभुजाकार मैदान का कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब मान लो ये, क्योंकि वो भी राइट एंगल्ड होगा, समकोण त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, समकोण कर लो, समकोण त्रिभुजाकार है ये, मान लेते हैं ए बी सी। तो बोला जो कर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लेते हैं बीसी जो छोटी भुजा है और उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा। और ये जो कर्ण है इससे 60 मीटर अधिक है, यानी एक्स प्लस 60 है। और लंबी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये एक्स प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, यानी मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा जो है वो एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एक्स प्लस 60, और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30। तो आपको पाइथागोरस पता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर, जो लंब का स्क्वायर। अब इसी को लगा दो, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। किसी को भी लंब मान लो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 60 दूनी 120 एक्स, 60 का स्क्वायर तो 3600 हो जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कि 2 एक्स स्क्वायर होगा, वो एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या होने वाला है ये देखिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजे तो 60 एक्स में से 120 जाएगा तो -60 का एक्स बचेगा। और 3600 और 900 जो है वो भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखना है कि 60 कैसे आएगा। 27 कैसे आएगा, 3×9 = 27, 30 और 90, एक्स स्क्वायर -90 एक्स प्लस 30 एक्स -2700 बराबर 0। एक्स कॉमन निकालो तो एक्स -90, 30 कॉमन निकालो तो एक्स -90 बराबर 0। एक्स प्लस 30 आ रहा है और एक्स -90 आ रहा है बराबर 0। आंसर आ रहा है एक्स बराबर 30 और एक्स बराबर, सॉरी, एक्स बराबर -30 और एक्स बराबर 90। एक्स बराबर -30 तो हो नहीं सकता, कोई भी भुजा की लंबाई निगेटिव तो होगा नहीं, एक्स बराबर 90 हो जाएगा। अब आंसर मैं यहीं लिख देता हूँ, ये 90 हो गया, ये 150 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। वही पूछा था मैदान की भुजाएं, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी होगा फिर भी। तो जैसे ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, वो ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। भाई किसी एक को मान लो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, आधार मान लो एक्स, आधार मान लो एक्स, ऊंचाई क्या हो जाएगा,
इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो यानी x-7 हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। और विकर्ण 13 दिया हुआ है, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर यानी x-7 का स्क्वायर। तो 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, एक्स ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 को इधर भेज दो, 49 - 169 बराबर 0। तो कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना आ रहा है -120। लग तो रहा है 0। हाँ, दो कॉमन निकाल लीजिए। x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0 आएगा, क्योंकि दो कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा। अब क्या आ रहा है 60 आ रहा है माइनस में, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, डिफरेंस 7 आना चाहिए। कितना आ जाएगा 15 जगह 60 होता है तो डिफरेंस तो नहीं होता, 12 होता है, हाँ हो जाएगा। x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। x -12 कॉमन निकालिए, और सॉरी 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 सॉरी, x कॉमन निकालोगे तो x, हाँ ठीक है, x+5, x बराबर क्या आ जाएगा 12 और -5, -5 होगा नहीं, x बराबर 12 हो जाएगा, यानी आधार जो होगा वो 12 और ऊंचाई जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। बस क्लियर, डन। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ये आप होमवर्क है, समकोण त्रिभुज कहीं रिलेटेड है। पाइथागोरस लगाइए, ऐड कीजिए। दो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी हो गया, इतना मीटर स्क्वायर है। ओ माय गॉड, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर है। उनके परिमापों का अंतर दिया हुआ है 24 मीटर। दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है। तो अब मान लो कि दो वर्ग है ना, इस तरह से दो वर्ग है, एक वर्ग का जो लेंथ है वो x मान लो और दूसरे वर्ग का y मान लो, ठीक है, साइड का लेंथ। तो दोनों, माना कि दोनों वर्गों का की भुजा की लंबाई क्रमशः x और y है। इसमें भी मान लो कि x जो है वो बड़ा है, x वाला जो है बड़ा वर्ग है। परिमाप क्या हो जाएगा 4x - 4y हो जाएगा। इसका परिमाप 4 इंटू साइड होता है ना वर्ग का परिमाप, तो 4x - 4y बराबर 24 दिया हुआ है। 4 कॉमन निकालो तो x - y बराबर 24/4 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो x - y बराबर 6 हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, 468 x स्क्वायर। फिर वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, x - 6 लिख सकते हो। तो ये प्लस x - 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468। अब आपको सोल्व करना है, ये आपके हाथ में। x स्क्वायर -12x प्लस 36 बराबर 468। बाकी आप कर लो, आगे आपको अपने खुद से करना है। x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, वो हो जाएगा। बोले कि 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। अब उसकी उम्र पिता की उम्र का वर्ग है। अब उसकी उम्र पुत्र की उम्र का वर्ग, की वर्तमान उम्र ज्ञात कर। तो बात, पिता की वर्तमान उम्र मान लीजिए x और पुत्र की मान लीजिए y, ठीक है। 1 साल पहले क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा पहले x - 1 और ये उसका y - 1 हो जाएगा। बोल रहा है कि पिता की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। पुत्र की उम्र में 8 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 साल पहले। 1 साल पहले मैं बस आपको इक्वेशन अब बना के दूंगा। x - 1 बराबर 8y - 8, x बराबर क्या आ जाएगा 8y+1 हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब जो उसकी उम्र है वो उम्र पुत्र की उम्र का वर्ग है, यानी अभी जो उम्र है वो पुत्र का उम्र का वर्ग है, यानी वाई स्क्वायर है। अब एक्स की जगह यहाँ डायरेक्ट कर दो, 8y - 7 बराबर वाई स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ से निकाल लोगे, बहुत आसान है।
सोल्व कर लो। ठीक है, एक ये देख लेते हैं। किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, यदि भिन्न से इसका क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 हो जाता है। तो ठीक है, अंश मान लो हर से एक है ना, हर मान लो x। तो माना कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आप मान लो हर जो है वो x मान लो, तो अंश क्या है, एक अधिक है। अंश हो जाएगा x+1, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बाई हर होता है ना, तो x+1/x हो जाएगा। बोल रहा है कि यदि इससे व्युत्क्रम घटाया जाए, यानी प्रश्न से आप कर लो x+1/x से आपका इसका व्युत्क्रम घटा लो, तो 11/30 हो जाता है। तो भिन्न याद कर लो, यहाँ से आपको x निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, x × x+1, ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा, तो x+1 का स्क्वायर आएगा माइनस x × x−1 हो जाएगा, बराबर 11/30 हो जाएगा। मैं एक और आइडिया दूं, एक और आइडिया, अलग अलग करने से कोई फायदा हो रहा है? इसको अलग करेंगे तो स्क्वायर एक्स आएगा, 1/x आएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। वो भी सड़ रहा है, नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, आप इसको सोल्व कर लो। ऊपर आ रहा है x² + 2x + 1 माइनस x² - x बाई x² + x बराबर 11/30। यहाँ से x² चला गया, यहाँ आ जाएगा 2x - x, x+1 ऊपर आ रहा है, और ये x² + x आ रहा है भाई 11/30। मैं वही बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं गलत मैंने बना दिया। क्या हो रहा है, 11x² + 11x बराबर 30x + 30। ठीक करके देख लेना है, ठीक है, अब सोल्व करके देख लेना, अगर सही हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ गलती मैंने कर दी होगी तो बोलेगा। ये मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर इसमें इसको अलग करो, इसे छोड़ो हटाओ, तो ये रहा, ये एच डालो आप कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं होगा तो आप बोल देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस जब कराई जाएगी सारे चैप्टर की, तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे। ये तो बस मानना है कैसे, और समीकरण बनाना है, बस समीकरण बना लो, उसके बाद हो जाएगा काम। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे कर लो। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर होता है खत्म आपका। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए उत्साह के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, चलते रहिए, कूदते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।